नमस्कार मित्रों। बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, भारत का संविधान उसे कौन कौन सी शक्ति देता है, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बाद कुछ सामान्य शक्ति होती हैं, कुछ आपातकालीन शक्ति होती हैं। अब सामान्य शक्ति में क्या क्या होती है? कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं, कुछ सैनिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक या सैनिक शक्ति बोल सकते हैं। देखिए, एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपने पहले देखा होगा, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होती है? राष्ट्रपति के अंदर। ये बात हम कर चुके थे। अब देखिए, इसमें कैसे कैसे शक्तियां होती हैं। इसमें कार्यपालिका शक्ति की अगर मैं बात करूं तो कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसमें जो भारत का जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार कंपटीशन पूछता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है, आयुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं। इसका क्या आता है? हमेशा नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त। किसके द्वारा नियुक्त होता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? पीएम की नियुक्ति करता है। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से इन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सीजेआई की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। बाकी जो जज हैं उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कैग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी कि जितने बड़े बड़े प्रशासनिक पद या राजनीतिक पद हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आईएएस या सचिव लेवल के जो लोग होते हैं, कैग वगैरह, अटॉर्नी जनरल, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अब कई बार क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति के साथ साथ पदमुक्ति भी देता है। जैसे राज्यपाल को हटाना है मान लो, तो किसकी सुनेंगे? राष्ट्रपति की सुनेंगे। मंत्रियों को हटाना हो, राष्ट्रपति की सुनेंगे। ऑडिटर जनरल को हटाना हो, राष्ट्रपति की जरूर सुनी जाती है इनमें। महान्यायवादी को हटाना हो, राष्ट्रपति की सुनी जाती है इसमें। देखिए, इसमें कई और भी सारी शक्तियाँ हैं इसमें। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि जैसे संसद का सत्र चल रहा है, तो जब संसद का सत्र शुरू होता है तो हमेशा लोकसभा और राज्यसभा में जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उस सत्र की जो शुरू वाली मीटिंग होती है उसमें सबसे पहले अभिभाषण किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का। भारत का राष्ट्रपति उसमें सबसे पहले क्या देगा? अभिभाषण देगा। अब केंद्र में क्या होता है? केंद्र का जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके नाम पर होती है? मतलब जितने भी काम है केंद्र के, वो किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। अब वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। जैसे भारत का राष्ट्रपति मान लो प्रणब मुखर्जी, अब तो खैर दूसरे हैं, मैं पीछे की बात कर लेता हूँ। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो प्रणब मुखर्जी हमेशा बयान में यही कहेंगे, मेरी सरकार के द्वारा ये काम किया गया है, मेरी सरकार ने ये किया, यानी मेरी, यानी कि उसके नाम से काम होंगे। सारे काम किसके नाम से होंगे? उसके नाम। अब अगर रामनाथ कोविंद है तो वो भी क्या कहेंगे? मेरी सरकार के द्वारा ये किया गया है, मेरे द्वारा ये किया गया, यानी कि काम दादाजी के ही नाम से होंगे। बड़े कौन है? वो। काम करता कौन है? पिताजी। काम करेगा कौन? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है। अब देखिए, एक नई बात इसमें, आर्टिकल 78 क्या कहता है भारत के संविधान का, कि जो प्रधानमंत्री है वो समय समय पर अपने मंत्रिपरिषद की या अपने जो कार्रवाई है जितनी भी, उनकी सूचना कार्य किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्योंकि राष्ट्रपति कौन है? कार्यपालिका का अध्यक्ष है। कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। तो कार्य की सूचना किसको दी जाएगी? फाइनली राष्ट्रपति को। कौन देगा? ये प्रधानमंत्री। अब इसकी कुछ विधायी शक्ति है, ये बात देखी हमने, कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। विधायी शक्ति में क्या क्या प्राप्त है कि देखिए, भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद में अभिभाषण देगा। संसद का सत्र का विघटन हो रहा है तो उसकी घोषणा कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। अध्यादेश लाना हो मान लो, आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति क्या ला सकता है? अध्यादेश। अध्यादेश किसको बोलते हैं? कि देखिए, जैसे मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है
और उसमें अगर कोई कानून बहुत इम्पोर्टेंट कानून है कि भाई कानून का निर्माण करना जरूरी है, संसद चल नहीं रही, तो कैसे करें? तो उसके लिए भारत के प्रेसिडेंट को ये शक्ति दी गई कि भारत का प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक आदेश, एक कानून बनाकर जारी कर दे। उसका फिर बाद में वो करते रहेंगे, उसको बाद में फिर वो पारित करते रहेंगे, लेकिन उस टाइम भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि भारत का राष्ट्रपति वो कानून बना सकते। अब वो कानून ऐसे कि ऐसे लागू होगा जैसे कि संसद उसको पारित करती है। जो सामान्य कानून होते हैं सेम वैसे के वैसे वो कानून पारित हो जाता है। कोई नए प्रावधान ला सकता है, पुराने प्रावधानों को हटा भी सकता है। ये शक्ति उस टाइम किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास हो सकती है। अब बाद में इसको 6 सप्ताह के अंदर अंदर हालांकि संसद से पारित करवाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चलता है, ये कुछ दिनों के लिए होता है, अध्यादेश कुछ दिनों के लिए होता है। अब अगर राष्ट्रपति जब चाहे तो वापस भी ले सकता है इसको, वापस लेने की प्रक्रिया या फिर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका, ये सब बात विधायी शक्तियों में की गई है। धन विधेयक में भी इसका रोल होता है। हालांकि धन विधेयक में क्या होता है कि राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली जाती है और फिर ही किस में रखा जाता है? धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा में फिर उसके ऊपर वो साइन कर देता है, पहले ही उसके ऊपर साइन, उसकी अनुमति ले ली जाती है। देखिए, कुछ न्यायिक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में क्या कर सकता है राष्ट्रपति? तो इसमें सारी सूची, मतलब वो विषय इसमें शामिल होते हैं जिन विषयों में जैसे मृत्युदंड किया गया किसी को, तो उसको माफ कर सकता है राष्ट्रपति। अब हालांकि ये बच्चों वाली बात है, कई बार कि किसी को मृत्युदंड है तो उसको राष्ट्रपति माफ कर दे, उसके लिए हालांकि सरकार उसको कहती है, पूरी मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का निर्णय होता है और उसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं, ये पूरी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन ये काम किसको दिया गया है? फाइनली राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मृत्युदंड को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, और जो सैन्य जो न्यायालय हैं उनके दंड को ही वो माफ कर सकता है, इनको बाकियों को, दीवानियों को नहीं कर सकता। क्षमादान की भी उसको शक्ति दी गई कि भाई क्षमा भी कर सकता है, कोई याचना कोई लगा रहा है तो उसको स्वीकार करे नहीं करे, या मतलब राष्ट्रपति ये भी कह सकता है कि भाई इसकी दोबारा जांच करो, या फिर राष्ट्रपति कहते हैं कि चलो इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए डिले कर दो, कुछ टाइम के लिए विलंब कर दो। तो ये सारी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श लेता है कई बार राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को कह देता है कि भाई आप इसकी व्याख्या कीजिए इस कानून की, तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। अगर कोई सार्वजनिक महत्व का मामला हुआ या कोई संविधान के मामले से संबंधित हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट को उसको सलाह देनी पड़ती है, उससे अच्छी है, मतलब उसको देनी पड़ेगी, बाध्यकारी है वो। अब कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई कूटनीतिक या सैन्य। तो आपको पता है भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? कमांडर होता है। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, हालांकि अब 4 CDS भी जोड़ दिया गया, 4 पद मान लेते हैं हम भारत की सेना में, बड़े बड़े 4 पद मान लेते हैं। तो उनके जो अध्यक्ष हैं, जैसे थल सेना का अध्यक्ष जनरल हो गया या एडमिरल वो हो गया, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। युद्ध की घोषणा या युद्ध की समाप्ति हो रही है तो वो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। मान लीजिए भारत के किसी के साथ संबंध है, अमेरिका संबंध है, अब उसका किस नाम से होगा? तो वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से वो संबंध जाने जाएंगे, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति दादाजी के नाम से ही, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। नाम किसका चलेगा? राष्ट्रपति का। साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के। राजनीतिकों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे या उनकी नियुक्ति करना हो तो कौन, किसके आधार पर होंगे? वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। अब आप समझते हैं कर्ता कौन है? सब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। नाम किसका आता है? राष्ट्रपति का। अब आप कई लोग इसमें आलोचक ये कहते हैं कि ये काफ़ी हद तक ठीक भी है कि भारत के राष्ट्रपति को बड़ी बड़ी बखान कर रखा है, इतनी शक्तियाँ हैं, ये तो एक रबर स्टैंप। बात सही भी है, रबर स्टैंप है, लेकिन फिर भी एक गरिमापूर्ण पद है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना गया है। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ हो जाती है? आपातकालीन शक्तियों में। तो आपको पता है आपातकाल भारत में 3 तरीके से लग सकता है। कौन सा? आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया है। एक बार जब 62 में युद्ध हुआ, फिर 72 में बांग्लादेश के साथ हुआ और फिर 75 में इंदिरा गांधी जी ने लगा ही दिया था।
आर्टिकल 356 लगाया जाता है कि भाई जैसे कोई राज्य है उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या वहाँ संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है तो 56 लगा दिया। भारत में बहुत बार लग चुका है, कई राज्यों में तो लगता ही रहता है। और 360 है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है भारत में, हालांकि कोरोना काल चल रहा है। मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा था कि भारत को सोचना पड़ेगा, अगर ये ज़्यादा चला 2-2.5 महीने और चला तो शायद इसके ऊपर सोच सकता है आरबीआई और सरकार। खैर हम यही चाहेंगे कि नहीं, ये नौबत नहीं आए कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगे। बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए 352 में क्या होता है। 352 में ये कहा गया था कि भारत में भाई युद्ध हो जाए या बाहर का कोई आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति, मतलब कुछ घट रहा है भारत में, तो आप आपातकाल लगा सकते हो। लेकिन आप जानते हो इंदिरा गांधी जी ने इसका दुरुपयोग किया। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा ही आपातकाल लगाया, ऐसी कोई खास घटना नहीं हो रही थी। 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में आया, मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, उसने इसमें एक अमेंडमेंट किया कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, अब प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर ये नहीं होगा, अब लिखित में देना पड़ेगा आपको ये। और पूरे देश में भी लागू हो सकता है और किसी भाग में भी लागू हो सकता है। पहले क्या होता था, पूरे देश में एक साथ लागू होता था। अब एक तो प्रधानमंत्री जी आप इसको लिख के दीजिए, मंत्रिमंडल सहित आप इसको लिख के दीजिए। दूसरा, आप देश में या थोड़े से हिस्से में या किसी भाग में आप लगा सकते हैं। तीसरी बात इसमें कही गई कि भाई पहले ये था कि आप आंतरिक जो अशांति है, यानी देश में कोई अशांति फैल रही है, उसके आधार पर भी आप लगा सकते हो। लेकिन अब ये कहा गया कि सिर्फ आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। ऐसे तो भारत में होते ही रहते हैं छोटी मोटी बातें। तो अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है भारत में, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, खून खराबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। बाकी युद्ध बाहरी आक्रमण तो पहले भी था और अब भी है, इनके आधार पर तो लग ही सकता है। लेकिन अब क्या चेंज कर दिया गया, मंत्रिमंडल की सलाह चाहिए आपको। अब प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि पहले इंदिरा गांधी जी ने कह दिया था कि आज से आपातकाल, 25 जून 1975 से आपातकाल, और राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दिया। अब ऐसा नहीं है, मंत्रिमंडल लिखित में सलाह देगा। हालांकि सही भी किया गया कि भाई मंत्रिमंडल बुद्धिजीवी है, कम से कम एक फैसला 15-20 लोग ही मिलकर लें, एक ही व्यक्ति मिलकर ले, तो ये देश हित में कहीं ना कहीं सही है। अब आपातकाल 1 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन आपातकाल की बात क्या है कि इसको 6 महीने तक बढ़ा भी सकते हैं। अगर संसद में आपका बहुमत ही है तो विशेष बहुमत के द्वारा इसको 6 महीने तक आप बढ़ा भी सकते हैं। अब 6 महीने ही क्यों, अगर मान लो कि स्थितियाँ ठीक नहीं हो रही है, ज़रूरत पड़ गई कि लगा ही रहना, तो आप हर 6 महीने के बाद ले आओ। वही भी देख, हर 6 महीने के बाद बढ़ाते जाओ। 6 महीने बढ़ गया, फिर 6 महीने बढ़ा दो, फिर 6 महीने बढ़ा दो, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप एक समय में 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब इसकी अगर आपने को समाप्ति करनी हो, आपातकाल की समाप्ति, तो देखिए आप इसको उद्घोषणा कर सकते हो कि भाई आज से आप आपातकाल खत्म हो रहा है। कोई विशेष बहुमत इससे पारित नहीं करवाना है, सामान्य बहुमत चाहिए कि हम आपातकाल को आज हटा रहे हैं। लोकसभा में जैसे सामान्य बहुमत कह दिए, आधे लोग ये कह दिए कि आपातकाल को हटाना है, तो वो हट जाता है इजीली। अब राष्ट्रीय आपातकाल अगर भारत में लगता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि जो एकात्मक व्यवस्था है ना, वो परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि सारी शक्ति किस में आएगी, संसद में। केंद्र में सारी शक्ति आ जाएंगी, राज्यों का महत्व हट जाता है। केंद्र ही उनके बजट पारित करता है, केंद्र ही राज्यों को निर्देश देता है। यानी कि राज्य अगर नहीं मानते, जैसे किसी राज्य ने बोला, राजस्थान ने बोला मोदी जी ने आपातकाल लगा दिया, और राजस्थान ने बोला साहब मेरे तो ये हो रहा है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो फिर क्या करेगा, राज्य में 356 लगा देगा वो। 352 तो लग ही रहा है देश में, 356 राज्य में लगा देगा, लो भाई पकड़ो। तो ये सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं कहाँ आ जाती हैं, केंद्र में आ जाती हैं। एकात्मक शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। दूसरी बात, जो तीनों सूची हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, जो भी है, उनके ऊपर कानून केंद्र ही बना सकता है उस टाइम में। तीनों के ऊपर कानून कौन बनाएगा, केंद्र। और राज्यों की जो विधानसभा है उनको कोई विशेष कानून बनाने का अगर निर्देश देना चाहे तो दे सकती है। जैसे आपातकाल लग रहा है और केंद्र ने ये बोल दिया कि अच्छा ठीक है, फलां राज्य को मैं ये आदेश देता हूँ कि आप एक ये कानून बनाओ, वो दे सकती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि भाई जो आपातकाल लगता है उसमें क्या क्या खत्म हो जाए, तो मूल अधिकार खत्म होते हैं आपातकाल में, आपको सबको पता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होगा, ये बात साफ साफ कर दी गई है कि 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार आप खत्म कर सकते हो। अब हालांकि 19 के ऊपर भी कई डिबेट है, लेकिन अगर
जैसे बाहर का कोई आक्रमण हो जाता है या युद्ध हो जाता है या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो 19 तो खैर ख़त्म हो जाता है। 19 को तो अपन इम्पोर्टेंट है, 19 ही ऐसी चीज़ है जो भारत में लोगों को बोलने की, विचरने की, निवास करने की स्वतंत्रता देती है। तो 19 को तो ख़त्म कर सकते हैं, 19 तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये तो आपातकाल के साथ ऐसा जुड़ गया कि अगर भारत में आपातकाल लग रहा है राष्ट्रीय, तो आर्टिकल 19 तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बात तो इसी में की गई है कि भाई आप बोल सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, सभा बना सकते हो, विचरण कर सकते हो, निवास कर सकते हो, तो ये ही तो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20-21 खत्म नहीं होगा। 20-21 में क्या है, वही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। भाई आप आपातकाल लगा रहे हो, कुछ भी लगाओ, लेकिन किसी के प्राण थोड़ी लोगे, उनको तो बचाना ही पड़ेगा ना, किसी के प्राण थोड़ी ले सकते हो आप। तो 20 और 21 खत्म नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और 21 ये आर्टिकल आप खत्म नहीं कर सकते, चाहे आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, चाहे आप कुछ भी लगाओ। अब एक बात की गई कि भाई इस आपातकाल को हम बढ़ाएं कैसे। तो देखिए 1 वर्ष के लिए इसको आप बढ़ा सकते हो, एक वर्ष भी आप कर सकते हो। अभी तक एक बार लोकसभा का कार्यकाल इसमें बढ़ाया, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसके कार्यकाल पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। मान लो कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया और चुनाव ही नहीं करवा रही, मत करवाओ, आप उसका लिमिट बढ़ा दो, लोकसभा को 1 साल के लिए और बढ़ा दो, राज्यसभा को बढ़ा दो आप 1 साल के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली को बढ़ा दो ना आप 1 साल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 5 लोकसभा के चुनाव होने तो तब कब थे, 75 में, 75 में 25 जून को लगा दिया आपातकाल, तो फिर वो कब करवा रहे हैं, 76 तक तो उसने बढ़ा ही दिया, तो फिर नहीं हो पाए ना वो चुनाव। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल भारत में मैंने आपको बताया 3 बार ही लगा। एक बार 62 में जब चाइना से वॉर हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री, तो 62 में जो लगाया, ये तो 62 में लगा, ये कब तक चला था, 68 तक। अब इसमें क्या हुआ, 68 तक चला, इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगा तो गए, लेकिन इसकी समाप्ति नहीं कर पाए वो, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। फिर 65 में भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा, 3 प्रधानमंत्री बने, गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक बनाया गया, फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, यानी ये भारत के लिए एक बहुत मुश्किल का समय था। 62 में लगा आपातकाल, 68 में जाके कहीं हटा। 68 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन ने इसको हटाया, यानी कि मरते मरते जाकिर हुसैन ये काम तो कर गए, 68 में इसको हटा दिया। अच्छा, दूसरा आपातकाल कब लगा, वही बांग्लादेश जब अलग हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश नया देश बना, 1971 में लगा, 71 में, ठीक। ये कब तक चला, 77 तक, 71 में लगा, 77 तक चला। अच्छा 77 में वो भी लग गया था, फिर जो तीसरा आपातकाल लगाया था ना, आंतरिक शांति का नाम दिया था। 2 आपातकाल लगे युद्ध के नाम पर, बाह्य आक्रमण के नाम पर। तीसरा आपातकाल जो लगाया इंदिरा गांधी जी ने कब, 75 में। ये किसके आधार पर लगा, आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी जी ने बोला भाई देश में अशांति फैल रही, इसे मैं आपातकाल लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो 71 में लगा था, ये किसने लगाया, वीवी गिरी साहब थे, 77 में इसको हटाया। और वो जो आंतरिक आपातकाल लगा, वो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फखरुद्दीन अली अहमद थे, निर्विरोध चुने गए थे, अच्छे राष्ट्रपति थे, उन्होंने लगाया था। अब इन दोनों को मतलब ये लग ही रहा था, 71 वाला लग ही रहा था, कितने साल लगा, 7 साल, 77 में हटाया, 75 में ये तीसरा लगा दिया। तो ये दोनों ही आपातकाल कब हटे थे, 77 में, ये एक साथ ही हटे थे। अब देखिए 356, ये 352 की बात हो गई। 356 मैंने आपको बताया, किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक रूप से सरकार कमज़ोर पड़ रही है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर आप 356 लगा दें, संवैधानिक तंत्र की विफलता के ऊपर। अब इसके 2 आधार हैं, देखिए, एक तो केंद्र ये निर्धारित करेगा कि भाई राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा, केंद्र करेगा ये। दूसरी बात इसमें कहा गया कि भाई कुछ मामलों में केंद्र राज्यों को निर्देश दे देगा कि ठीक है भाई, आपके यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम आपातकाल लगा रहे हैं। अब ये कैसे देगा, केंद्र को कैसे मालूम चलेगा कि भाई आपके यहाँ आंतरिक मतलब स्थिति सही नहीं है, संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए तो केंद्र ने वहाँ पर एक अपना नुमाइंदा बैठा रखा है, कौन, राज्यपाल। राज्यपाल इसी दिन तो काम आता है,
राज्यपाल एक रिपोर्ट देगा उसको कि देखिए यहाँ पर 355 या 365 जो आर्टिकल है संविधान उसकी विफलता हो रही है और आप लगाइए। वो किसको रिपोर्ट देगा? राष्ट्रपति को। या मान लो कोई और भी स्रोत है, वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे देगा, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अपने आप लागू हो जाएगा। 356 को क्या बोलते हैं? संवैधानिक तंत्र की विफलता, या फिर इसको मोटे रूप में बोल देते हैं राष्ट्रपति शासन। अपने आप राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका देखिए। तो इसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देगा कि ठीक है भाई, फलां फलां डेट से, आज से आपकी राज्य सरकार बर्खास्त की जाती है। राज्य की जो सारी शक्तियाँ हैं वो किसके पास आ जाएंगी? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास तो खैर कहने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ये किसको दे देता है? फिर जो अपना प्रतिनिधित्व यानी कि प्रधानमंत्री, जिसकी केंद्र में सरकार, उसके पास आ जाती है कहने का मतलब, और उनके द्वारा शासन चलता है। अब प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस विधानसभा को बनाए भी रख सकता है, उसको निलंबित भी कर सकता है, उसको विघटित भी कर सकता है, और संसद क्या करेगी कि जो उस टाइम संसद के पास सारे अधिकार आ जाते हैं, उस राज्य का एक तरह से अस्तित्व ही मिट जाता है। तो उस राज्य के पास एक अधिकार होता था राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने का, वो अब कौन बनाने लग जाएगी? संसद बनाने लग जाएगी। इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल 356। अब देखिए वित्तीय प्रभाव अपन देखें तो 360 की मैंने आपको बात की, 360 हालांकि लगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब लगेगा तो इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे कि जैसे मान लो कि 360 लग गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारत में 360 लग गया, वित्तीय आपातकाल लग गया, तो इसमें क्या होगा? प्रेसिडेंट जो है वही तो राज्य का बजट पारित करेगा, वो संसद के समक्ष प्रस्तुत भी करेगा, मतलब राज्यों का तो नष्ट ही हो जाएगा एक तरह से, राज्यों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। राज्य अपने कोई वित्तीय निर्देश नहीं दे सकता। राज्यों को वित्तीय निर्देश कौन देगा? केंद्र देगा उस टाइम। जब अगर वित्तीय आपातकाल ही लग गया तो इसमें सारी सत्ता किसके पास आएगी? केंद्र के पास आएगी। अब देखिए इसमें एक बात की गई, जो 44वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1978, उसमें यह कहा गया कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारणों का आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। पहले ये नहीं था, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम ये नहीं था, इंदिरा गांधी जी ने बस कर दिया तो कर दिया, 352 लगा दिया राष्ट्रीय आपातकाल खत्म। लेकिन 78 में अमेंडमेंट हुआ 44, तो उसमें ये कहा गया कि आपको कारण सहित बताना होगा कि साहब ये कंडीशन थी, इस वजह से हमने ये लगाया है। ठीक है। अब देखिए 360 में और क्या क्या होता है। तो 360 में क्या होता है, देश के समक्ष जैसे आर्थिक संकट आ जाता है, पूरे देश की हालत खराब हो जाती है, तो ये क्या करेगा कि देश का जो समस्त वित्तीय संसाधन है, जितने भी वित्तीय संसाधन, जितनी भी संस्थाएं हैं वित्त की, वो सारी किसके पास आ जाती हैं? केंद्र के पास ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और प्रेसिडेंट क्या करेगा, मतलब राज्यपाल, इसमें कौन छूटता है? अकेला मात्र राज्यपाल। बाकी सबके वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है, पेंशन में कटौती कर सकता है, बल्कि रोक भी सकता है। ये हो रहा है फिलहाल कोरोना काल में, ये हो रहा है। कई आपने देखा होगा कई लोगों की पेंशन रोक ली गई, या फिर वेतन भत्तों में डीए नहीं बढ़ रहा है, टीचर्स वगैरह, या बहुत सारे ऐसे टीचर्स, पुलिस, या कोई भी आप सरकारी आप लगा सकते हो उपक्रम जिनका वेतन काट लिया जा रहा है, उनके अनुदानों में परिवर्तन हो सकता है। टैक्स वगैरह में बंटवारे में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे राज्यों को टैक्स नहीं दिया जा रहा, जीएसटी का पूरा कहाँ दिया जा रहा है राजस्थान को। अशोक गहलोत जी बार बार कह रहे हैं कि साहब हमें जीएसटी का पूरा पैसा दो। अब ये सारा काम कब हो जाता है? वित्तीय आपातकाल। ये 2 महीने के लिए लागू होता है, और साधारण बहुमत चाहिए इसमें संसद का। संसद अगर चाहे तो इसको 6 माह के लिए हमेशा बढ़ाती रहती है। फिर इसमें अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। फैक्ट्स की बात मैं करूँ तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? 356 कहाँ लगा था? पंजाब में। पंजाब में 1951 में पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे ज़्यादा ये कहाँ लग गया? मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग लिया अब तक। अब देखिए 356 में क्या होता है, ये 2 महीने के लिए जैसे लगा दिया, तो फिर 6 महीने के लिए संसद क्या करेगी इसको, मतलब 6 महीने, अगले 6 महीने साधारण बहुमत चाहिए, बढ़ाती रहेगी। अब इसमें क्या होता है कि आप मतलब एक, इसमें यह कहा जाता है कि 3 साल मैक्सिमम है भाई, आप 3 साल से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते हो, ये लास्ट लिमिट है। आपको उसके बाद कुछ करना पड़ेगा, कोई विधि लानी पड़ेगी। ये बात हुई हमारी
राष्ट्रपति शासन की। थैंक यू। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कुछ समझा पाया हूँ अपनी बात को। राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है, वाकई में उसके पास शक्ति होती भी है कि नहीं होती है, क्या वो उसकी शक्तियों को वाकई में यूज ले सकता है, क्या वो रबर स्टैम्प है, ये सब बात मैंने आपको बताई। ये डिबेट का विषय है, आप इसके ऊपर अपने विवेक के अनुसार सोच सकते हैं। हालांकि ये बात सच है, भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा नहीं है, क्योंकि भारत में कैसा रूल है, संसदात्मक शासन है। अमेरिका में कैसा रूल है, अध्यक्षात्मक शासन है। तो अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है, पूरी संसद, पूरा केंद्र किसके अंडर होता है, राष्ट्रपति का। हमारे यहाँ किसके अंडर होता है, प्रधानमंत्री के। हमारे तो यहाँ बात यही है कि हमारे यहाँ जो बड़ा बुजुर्ग है वो कौन है, राष्ट्रपति। उसकी हम इज्जत करते हैं, सारे काम उसके नाम से करते हैं। ज़मीन ले रहे हैं तो रजिस्ट्री उसके नाम से होगी। मतलब अगर कहीं जा रहे हैं तो हमें कौन जानता है, पिताजी तो अभी छोटे ही हैं, तो जानता किसको है, दादाजी को। इसलिए सारे काम किसके साथ होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होगी। मोहर किसकी लगेगी, राष्ट्रपति के नाम पर होगी। थैंक यू। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्यूरी हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।